ज्यादा डर भय ये राहु से ही क्यों डराया जा रहा है? अगर डर की राजनीति नहीं होगी तो पैसा कैसे आएगा? ये राजा से रंक बनाने की हिम्मत भी रखते हैं। अच्छा, राहु की रेमेडी ऐसी भी होती है कि आपके रूटीन वर्क को भी अगर आपने ठीक कर लिया तो उससे राहु का अशुभ फल प्राप्त होने लगेगा? एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए, अब मान लीजिए अगर कोई इंसान है जिसको मजा आता है कि उसके पीछे पीछे लोग लगे, लारे लगाता है, लॉलीपॉप्स देता है, किसी के काम नहीं करता है फिर भी उनको अपने पीछे लगाए रखता है, झूठी होप्स दिलाता है। आप फैमिली के अंदर बिल्कुल एक डिफरेंट पिक्चर हो, लड़ाई झगड़ा, अपने पेरेंट्स के साथ लड़ाई करते हो, अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई करते हो, वहीं बाहर आप अपने आप को एक बहुत सौम्य रूप में अपने आप को प्रेजेंट करते हो, बाहर आप लोगों से बहुत अच्छे से बात कर रहे हो। तो यहाँ पर ये जो डिप्लोमेसी आप प्ले कर रहे हो, ये राहु की खराबी की निशानी है। क्या ये जो राहु केतु से जुड़ा हुआ कालसर्प योग है, फिर उससे भयभीत तो होना चाहिए? जब सारे के सारे ग्रह राहु केतु एक्सिस के अंदर आ जाते हैं, उसको हम कालसर्प दोष बोलते हैं। काल सर्प दोष जिसकी कुंडली में बनेगा उसका जीवन बर्बाद होगा ही होगा। आप बहुत बड़े बड़े भंडारे लगाते हैं और अपने घर के अंदर जो आपके एम्प्लॉइज हाउस होल्ड हैं उनको आप सैलरी समय से नहीं देते। अगर कोई एम्प्लॉय किसी भी फॉर्मेट में आपके साथ जुड़ा है और 4 दिन काम करके भी चला गया तो उसकी सैलरी मत रोकी, उसकी सैलरी दे दीजिए 4 दिन की। ऐसी चीजें करने से आप अपने राहु को खराब करते हैं। अभी फिलहाल देश दुनिया पर क्या प्रभाव रहेगा, अच्छा या बुरा? राहु परिवर्तन लेने वाले हैं जी एक्वेरियस राशि के अंदर। अब यहाँ पर जैसे ही हम सब देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे टैरिफ्स निकाल दिए हैं और एक ट्रेड वॉर शुरू ऑलरेडी हो चुका है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो तय कर चुके हैं कि मैंने बर्बाद करना ही करना है। बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स उनका ऐसा मत है कि गुरु का परिवर्तन लेने से काफी चीजें बेहतर होंगी। ये मत भूलिए कि जुपिटर का ट्रांजिट एक अतिचारी फॉर्म में होने वाला है, तो ये भी देश दुनिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप बहुत ज्यादा पॉलिटिकल स्प्लिट्स, जियोपॉलिटिकल डिविजन्स, वॉर्स, इंडिया चाइना वॉर देखोगे ही देखोगे। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह की जिसे लेकर सबसे ज्यादा भ्रांतियां, आशंकाएं और डर पैदा किया जाता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यह ग्रह है ही नहीं, इसे ग्रह की श्रेणी में ही नहीं रखना चाहिए। बात आज होगी राहु की, क्योंकि 18 मई को राहु राशि परिवर्तन कर रहा है। बाकी ग्रहों से अलग राहु उल्टी चाल चलता है, तो ये मीन से कुंभ राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो कुंभ राशि में जब राहु पहुंचेंगे तो इसका देश दुनिया के ऊपर असर क्या रहने वाला है, आपके और मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा और इसके अलावा ज्योतिष से जुड़ी हुई कुछ आसपास हमारे जो बातें होती हैं उससे जुड़ी हुई भ्रांतियां खत्म करने की भी आज कोशिश रहने वाली है। मेरे साथ आज इस पॉडकास्ट में मशहूर एस्ट्रोलॉजर जुड़े हुए हैं, तो फटाफट से हम उनका स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ हैं अभय खन्ना। बहुत स्वागत है सर आपका। राधे राधे। राधे राधे। राहु के राशि परिवर्तन की हम बात करेंगे, और जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि राहु तो वो ग्रह है जिसके लिए कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि भैया ग्रह है नहीं, इसके ऊपर तो चर्चा करनी नहीं चाहिए। तो राहु को आप किस नजर से देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं? शालिनी जी, अगर एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे मुश्किल ग्रह की चाल समझना है या उसके फल को समझना है तो वो राहु ही है। आज के टाइम पीरियड में, क्योंकि फास्ट ज़माना हो चुका है, जो भी राहु से डोमिनेटेड है, बहुत सारी ऑनलाइन एजुकेशंस एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में भी बढ़ती चली जा रही हैं। लोग 6 महीने की स्टडी के बाद या 1 साल की स्टडी के बाद अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं। क्या उन्हें एक्चुअल में राहु केतु समझ में आए? जहां पर आपको लगता है ना कि अब हमें एस्ट्रोलॉजी आ गई, वहीं राहु जो है वो एक ऐसे ही चाल चलते हैं कि आपको लगेगा मेरी सारी कैलकुलेशंस फेल हो गई। राहु एंड केतु मेरे हिसाब से शायद कंप्लीटली किसी को समझ नहीं आ सकते हैं। अच्छा, राहु की रेमेडी ऐसी भी होती है कि आपके रूटीन वर्क को भी अगर आपने ठीक कर लिया तो उससे राहु का अशुभ फल प्राप्त होने लगेगा? एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए, अब मान लीजिए अगर कोई इंसान है जिसको मजा आता है कि उसके पीछे पीछे लोग लगे, लारे लगाता है, लॉलीपॉप्स देता है, किसी के काम नहीं करता है फिर भी उनको अपने पीछे लगाए रखता है, झूठी होप्स दिलाता है, राहु हो जाएंगे खराब। जो इंसान डिप्लोमैट है, आप फैमिली के अंदर बिल्कुल एक डिफरेंट पिक्चर हो, लड़ाई झगड़ा, अपने पेरेंट्स के साथ लड़ाई करते हो, अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई करते हो, वहीं बाहर आप अपने आप को एक बहुत सौम्य रूप में अपने आप को प्रेजेंट करते हो, बाहर आप लोगों से बहुत अच्छे से बात कर रहे हो। तो यहां पर ये जो डिप्लोमेसी आप प्ले कर रहे हो, ये राहु की खराबी की निशानी है।
यानी कि ये राहु खराब हो रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है जी कि हम लोग ना आज इतने ज़्यादा सब्जेक्टिव हो चुके हैं शालिनी जी, कि हमारी सोच ना कोई भी ग्रह खराब या सही की सोच सिर्फ जाते ही पैसों तक है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के मन में आ रहा होगा, अरे यार हमारा नेबर तो ऐसा बहुत करता है, या मेरा दोस्त ऐसा बहुत करता है, उसके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है। जरूरी नहीं होता कि आप सब्जेक्टिव होकर एक ही चीज को देखते चले जाएं। ऐसे तो कौरवों ने भी बहुत साल, बहुत समय पावर को एंजॉय किया, लेकिन क्या अल्टीमेटली उनका अंत अच्छा हुआ? बहुत सारे फैक्टर्स आपके साथ रहते हैं। वो कहते हैं ना, यूं कहने को तो दुनिया साथ चलती है बट दिल में तन्हाई रहती है। दिस इज राहु। आप उस पैसों का क्या करोगे जब रात को नींद ही नहीं आ रही है? आपके अंदर मन में फियर है। क्रॉनिक डिजीजेस देते हैं राहु। कैंसर तक की बीमारी इज नॉट पॉसिबल विदाउट राहु एंड जुपिटर। जुपिटर इज एक्सपेंशन, राहु इज मल्टीप्लायर। हर किसी के शरीर में कैंसर सेल्स होते हैं, जब वो इकट्ठे होके एक्सपैंड होके मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाए तभी कैंसर की बीमारी आती है। क्यों आजकल कैंसर इतना बढ़ रहा है जी? क्योंकि राहु का प्रकोप हम सबकी जिंदगी में बहुत बढ़ रहा है जी। हाई राइज बिल्डिंग्स होनी स्टार्ट हो गई हैं, हम लोग जमीन पे रहते नहीं है, हवाओं में उड़ रहे हैं। वायु तत्व है राहु, तामसिक खाना खा रहे हैं। दिस इज ऑल राहु। तभी ये बीमारियां और ये क्रॉनिक प्रोस्पेक्ट्स और हमारे दिमाग के ऊपर भी ये बहुत भारी हो रहा है। दूर क्या जाना, आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं और हमें इसका रीजन समझ में नहीं आ रहा। घर में 24/7 वाईफाई ऑन रहता है जी। राहु के प्रोस्पेक्ट्स के अंदर, उसी के एरिना में आप अपने बच्चों को रख रहे हो। जिस भी घर के अंदर 24/7 वाईफाई ऑन रहता है, सारा समय बच्चे मोबाइल, लैपटॉप्स, PS4, PS5 टाइप्स की गेम खेल रहे हैं, उन सब के राहु खराब है। वहां पर जो रिश्ते हैं ना, वो एक बनावटी रिश्ते हैं। पर ऐसे तो मुझे लगता है, मैं अगर मेट्रो सिटीज़ की बात कर लूँ तो शायद ही कोई आपको ऐसा घर मिलेगा जहाँ पे वाईफाई नहीं है, और वाईफाई है तो वो 24/7 के लिए ही फिर तो लगा हुआ है। एग्जैक्टली शालिनी जी, तभी तो आज की डेट में 95% घरों के अंदर आपको डिजीजेस, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स मिलेंगी। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम एक प्रिकॉशनली नॉर्मल से तरीके अपना सकते हैं। एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप के अंदर आप वाईफाई को बंद कर दीजिए। आप सोते समय अपने रूम के अंदर बिल्कुल भी मोबाइल फोन या लैपटॉप की प्लेसमेंट भी ना कीजिए। आप मानते हैं जिस समय में आपका फोन इन जनरल में भी पड़ा हुआ है, किसी भी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, उसकी भी रेज वहां पर आ रही है। एंड दीज स्टडीज हैज बीन कंडक्टेड इन जापान। और इसके जैसे हमने बोला ना कि आज की डेट में सच को बोलने के लिए ना एक लैब टेस्टेड साइंस इज अ गेट कीपर। जब तक वो टेस्ट नहीं होता, उसका प्रमाण नहीं मिलता, लोग उस चीज को मानते नहीं है। तो हमें ना इस चीज से धीरे धीरे अपने आप को हटाना पड़ेगा, एटलीस्ट फॉर फ्यू आवर्स। मैं ये नहीं कहता कि पीछे चले जाओ जीवन में, लेकिन टेक अ ब्रेक एटलीस्ट। अच्छा, काल सर्प योग को भी जोड़ के राहु केतु से ही देखा जाता है, और जैसे आपने कहा क्या महंगी महंगी पूजा पाठ कराना ज़रूरी है, तो काल सर्प योग की तो अगर हम बात करें तो जब आपको उससे भयभीत कर दिया जाता है कि तुम्हारे जीवन में जितनी परेशानियां आ रही हैं वो इस काल सर्प योग की वजह से ही है, तो फिर उसकी जो पूजा पाठ होती है वो भी बहुत महंगी होती है, जो दान करवाए जाते हैं वो भी लाखों में करवाया जाता है। तो क्या ये जो राहु केतु से जुड़ा हुआ काल सर्प योग है, फिर उससे भयभीत तो होना चाहिए? काल सर्पदोष जिसकी कुंडली में बनेगा उसका जीवन बर्बाद होगा ही होगा, ऐसा लोगों ने भ्रांति फैलानी शुरू कर दी है जी। सचिन तेंदुलकर साहब, काल सर्पदोष, अब आप इसको दोष बोलना चाहेंगे या योग बोलना चाहेंगे? आप तो कहेंगे हर किसी की कुंडली में ऐसा होना चाहिए। सी वेयर इज ही राइट नाउ। सबसे पहले समझिए कि काल सर्पदोष है क्या। एक तो काल सर्पदोष नाम की कोई चीज हमारे वेदों में नहीं है जी। सो मे बी विद द कमिंग टाइम पीरियड्स ऑफ द राइटर्स, जब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू किया तो उन्होंने एक टर्म जोड़ दिया काल। सर्पदोष की वर्णना हमें मिलती है, सर्पदोष हमें देखने को मिलता है। तो काल सर्पदोष इन जनरल में जब स्टडीज हुई, रिसर्चेज हुई, तो उस पर पाया गया कि जी ये तो बहुत टफ लाइफ देता है, बट क्या ये रियलिटी है? सो जब सारे के सारे ग्रह राहु केतु एक्सिस के अंदर आ जाते हैं, उसको हम काल सर्पदोष बोलते हैं। काल सर्पदोष का सिंपल सा उपाय, अगर आपने मेरी ये बात मान ली तो 99.9% आप सक्सेसफुल होंगे। यू विल बी द सेकंड सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर। करना क्या है जी? वॉट एवर इज योर प्रोफेशन, वट एवर इज योर इवेंट ऑफ दैट मूवमेंट, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक करियर ओरिएंटेड पर्सन है, या आप अपनी लव लाइफ के अंदर बात करें, आप जीवन का कोई भी काम करें, अगर आपका काल सर्पदोष बन रहा है तो यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड फॉर दैट इवेंट। आपको उस तह तक मेहनत करनी है उस इवेंट की, जिसको हम बोलते हैं जनून, फतूर नहीं है आपके अंदर, उतना ज्यादा जनून आपको लगा के उस इवेंट को मुकाम तक पहुंचाना है। बहुत सारी बार ऐसा होगा कि आप डगमगाएंगे, आप डिफोकस्ड होंगे। अगर आप डिफोकस्ड हो गए या पैरेलली आपने किसी और इवेंट को भी पकड़ लिया,
तो वहां आपको ये योग दोष में परिवर्तित होता नजर आएगा। अब आपने बोला जी कि अगर हम इसकी पूजा करें, डेफिनेटली आप बिल्कुल पूजा पाठ करें, उसकी कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल करें। लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, परमात्मा भी कहते हैं कि कोई भी ऐसी पूजा अर्चना जो आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन डाले, आप लोन लेके क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके पूजा करा रहे हो, तो वो पूजा आपको फलदायी नहीं है। इसमें आप किसको खुश कर रहे हो? परमात्मा को रिश्वत दे रहे हो क्या? मैं एक कथा पढ़ रहा था, बहुत सुंदर सी कथा है लव कुश के बारे में। तो वो जब भूतों के ऊपर विजय प्राप्त करने गए तो उनके गुरु ने उन्हें सिखाया था और समझाया था कि जब आपको प्रेत को मुक्त कराना है तो आपको उनके पितरों को शांत करना पड़ेगा। तो पितरों को शांत करने का एक सिंपल सा तरीका होता है जो हमारे पूर्वज हमेशा करते आए हैं कि जो भी आप खा रहे हैं उससे पहले आप कुछ निवाला अपने पूर्वजों के लिए आप बर्ड्स के फॉर्म में, पिजन्स, कौवे, इनको आप फीड करें। तो जब वो फीड करने लगे तो उन्होंने देखा कि भाई हमारे पास तो बहुत थोड़े से किशमिश बादाम बच गए हैं, क्योंकि रास्ते में भूख लगी और उन्होंने उसमें से खा लिए। तो जब वो उस जगह पे पहुंचे तो बहुत थोड़े से रह गए। तो लव ने अपने ब्रदर से क्वेश्चन पूछा कि हम इतने सारे कौवे हैं, इनको हम कैसे फीड करेंगे, हमारे पास तो बहुत थोड़ा सा भोजन रह गया। तो वहां पर भी उन्होंने बोला कि हमें हमारे ऋषि, हमारे गुरुवत ने सिखाया कि जितना भी आपके पास है उसमें से अगर आप दसवंत भी दे दोगे ना, तो भी परमात्मा आपके भाव देखते हैं, वो आपकी फीलिंग्स देखते हैं। जब आप राहु केतु जैसे ग्रह, जो कि खुद ही, जब इनकी आप कथा में जाते हो, स्वर्ण भानु नाम के जो राक्षस थे, इनकी जब आप कथा में जाते हो तो खुद ही छलिए थे। तो अगर आप इस ट्रैप में फंस गए कि मुझे क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना है, बिलीव मी शालिनी जी, ये लोगों ने आके मुझे बताया है कि हमने पूजा कराई, अभय जी क्या बताएं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा के कराई थी इसकी पूजा काल सर्पदोष की। तो आप तो उसी ट्रैप में फंस गए। यही तो छल है, यही तो उन्होंने आपके साथ ट्रैप करना था कि आप ओवर लिमिट होके पूजा करा रहे हो। जरूरी नहीं है जी, परमात्मा हर किसी के है, गरीब के भी, अमीर के भी, किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है परमात्मा पे। और रेमेडी भी अगर मैं इसी में जोड़ के समझ लूं, क्योंकि राहु केतु को ठीक करने के लिए अगर वो आपकी कुंडली में ऐसे स्थान पर हैं कि आपको बुरा प्रभाव दे रहे हैं, तो उसे ठीक करने के लिए न सिर्फ पूजा पाठ या दान कराया जाता है, रत्न पहनाए जाते हैं, कुछ दूसरे उपाय बताए जाते हैं, तो उनका कितना असर होता है, वो कितने प्रभावी हैं? देखिए शालिनी जी, रत्न पहनाना एक बिल्कुल डिफरेंट साइंस है। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी ग्रह हैं उनकी रेज हमारे ऊपर पड़ती है और वो हम पे प्रभाव देती है। तो जब आप उस ग्रह के संबंधित रत्न पहनते हैं तो उसकी रेज एक पॉजिटिव सेंस में आपके शरीर के अंदर, नव के नव ग्रह हमारे बॉडी के अंदर सिचुएटेड है। प्लैनेट्स हैं क्या, इक्लिप्स हमारे दिमाग की सोच बताते हैं, तो वो आपको एक पॉजिटिव प्रभाव देने का एक संकल्प उठाते हैं और वो आपको एक पॉजिटिव रिटर्न्स देते हैं। हालांकि रत्न कितने कारगर सिद्ध होते हैं ये तो खैर आपको मेरी उंगलियां बता रही होंगी, मैं कोई रत्न नहीं पहनता और मैं कोई किसी को महंगी रेमेडीज रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हैं वो 2 रुपए से लेके, अगर आपका बजट है आप 2 करोड़ या 200 करोड़ तक की रेमेडी करें, बट आप 2 रुपए की रेमेडी से भी बिल्कुल रिजल्ट बहुत अच्छे से पा सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप अपने राहु को अच्छा करना चाहते हैं या राहु के बुरे प्रभाव से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो आप बहुत बड़े बड़े भंडारे लगाते हैं और अपने घर के अंदर जो आपके एम्प्लॉइज हाउस होल्ड हैं उनको आप सैलरी समय से नहीं देते हैं। उनकी एक छुट्टी पे भी ऐसे गुरा के बोलते हैं जैसे उन्होंने पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा अपराध कर लिया हो, कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये समझ नहीं सीखेंगे। यहां पर हमें यह समझना है कि हम यहां पर अगर जजमेंटल होंगे, परमात्मा हमें देते समय जजमेंटल होते हैं क्या? अगर कोई गलत है भी और वो आपकी लेबर है या आपका एम्प्लॉई है, तो वो उनकी प्रवृत्ति है, वो उनके कर्म। आप जो हैं, आप शनि मत बनिए, आप कर्म फलदाता मत बनिए, आप विद द फ्लो चलिए, क्योंकि राहु एक्ट्स लाइक सैटर्न, केतु एक्ट लाइक मार्स। तो आपको ना उसको गवर्न करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आप उसको सिखाइए, समझाइए मत। आप बिलीव मी शालिनी जी, अगर कोई एम्प्लॉई किसी भी फॉर्मेट में आपके साथ जुड़ा है और 4 दिन काम करके भी चला गया, तो उसकी सैलरी मत रोकिए, उसकी सैलरी दे दीजिए 4 दिन की। आपको बहुत गुस्सा आएगा कि यार 4 दिन मैंने कोई ट्रेनिंग स्कूल खोल रखा है कि मैं काम सिखाऊं यार ये चला जाए। ऐसी चीजें करने से आप अपने राहु को खराब करते हैं। लोग कहते हैं शनि खराब होते हैं, शनि तो तब खराब होंगे जब आप वहां तक पहुंचोगे, उससे पहले आपको राहु ही बुरा प्रभाव दे देंगे। रीजन बीइंग कि वो जो ईगो एटीट्यूड है वो आपके सर चढ़ के बोलना शुरू हो गई। हमें उस चीज को कंट्रोल करना है। दूसरी बात, आप एक चुप 100 सुख। राहु इज द प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल फॉर नजर दोष, शनि इज द प्लैनेट फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर नजर दोष, केतु इज द प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल फॉर नजर दोष। ये 3 ग्रहों से ही नजर लगती है
क्या नज़र होती है सच में? इसका शायद आंसर आपके पास स्वयं होगा शालिनी जी। आप तो इतने सारे ऑकल्ट पॉडकास्ट करती हैं। अगर आज आप मेरे सामने बैठी हैं और मैं यॉन कर रहा हूं, दैट मीन्स आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन योर टॉक्स। 5 मिनट के बाद आप भी यॉन करना स्टार्ट कर देंगी। ट्राई एंड टेस्ट दिस एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। इसका मतलब क्या है कि हमारी एनर्जी एक दूसरे को इफेक्ट कर रही हैं। तो ऐसे ही जो राहु होते हैं ना, वो बहुत जल्दी हमारे सामने वाले को ना आंखों में खटकना स्टार्ट करते हैं। इस बात पे मुझे एक बात याद आ गई, 3 इडियट्स की। एक मूवी थी ना 3 इडियट्स, उसमें कहते हैं कि जी अगर दोस्त अच्छा परफॉर्म करे, अगर दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन अगर दोस्त अच्छा परफॉर्म करे तो बहुत बुरा लगता है। दिस इज राहु। तो सबसे पहले आपको अगर राहु का उपाय करना है तो आपको बहुत सारा सक्सेस मिला, चुप। आपको बहुत सारा फेम मिल रहा है, आपको प्रमोशन मिल रही है, आपकी बहुत बड़ी डील क्रैक होने वाली है, आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल गया, आप बहुत खुश हैं उस चीज को लेके, आप अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं, आपको एक चुप 100 सुख ही अप्लाई करना पड़ेगा। डोंट डिस्कस इट विद ऑल। रीजन बीइंग, आप नहीं जानती है सामने वाला आपके लिए क्या भावनाएं रखता है। राहु जैसे मैंने बताया ड्यूअल पर्सनालिटी है, वो आपके सामने कभी भी ऐसे नहीं आएंगे। आपके फ्रेंड होंगे लेकिन आपके सामने कभी ऐसे नहीं आएंगे कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। अब अगर हम राहु के इस राशि परिवर्तन के ऊपर चर्चा करें तो जाहिर सी बात है सबके ऊपर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ने वाला है। राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम आगे चर्चा करें, लेकिन अभी फिलहाल देश दुनिया पर क्या प्रभाव रहेगा, अच्छा या बुरा? राहु परिवर्तन लेने वाले हैं जी एक्वेरियस राशि के अंदर। हाँ। शालिनी जी, अगर आज आपके पीछे आपकी फैमिली खड़ी है तो आप कुछ भी बोल देंगे और बड़े कॉन्फिडेंस से आगे चलेंगी, लेकिन यहीं पीछे आप चल रही हैं एक सुनसान सड़क पे और आपके पीछे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम बोलते हैं बैड एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हैं, नेगेटिव लोग हैं, तो आपकी चाल कैसी रहेगी, आपके एक्शंस कैसे रहेंगे? घबराए हुए, एक घबराहट रहेगी। तो राहु 11 नंबर राशि में और शनि जो कि कर्म कारक है वो 12 नंबर राशि में, तो कर्म जो कि यूनिवर्सल कर्म के कारक है, उनके पीछे कौन है? राहु। तो अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो तय कर चुके हैं कि मैंने बर्बाद करना ही करना है। अब यहां पर जैसे ही हम सब देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे टैरिफ्स निकाल दिए हैं और एक ट्रेड वॉर शुरू ऑलरेडी हो चुका है। बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स उनका ऐसा मत है कि गुरु का परिवर्तन लेने से काफी चीजें बेहतर होंगी। ये मत भूलिए कि जुपिटर का ट्रांजिट एक अतिचारी फॉर्म में होने वाला है। जुपिटर ट्रांजिट लेते ही अतिचारी होने वाले हैं, यानी कि उनकी स्पीड जो है वो कहीं गुना ज्यादा तेज चलने वाली है। तो ये भी देश दुनिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप बहुत ज्यादा पॉलिटिकल स्प्लिट्स, जियोपॉलिटिकल डिविजन्स, वॉर्स, इंडिया चाइना वॉर देखोगे ही देखोगे। ये 100% तय है कि इस समय के अंदर इंडिया के पास एकमात्र अपॉर्चुनिटी है जिससे वो अपने आप को एक बहुत अच्छी पावर में कन्वर्ट कर सकता है। क्या? अब देखिए क्या हुआ कि यहां पर जो भी ट्रंप ने जितने भी टैरिफ्स लगाए हैं, ये फर्स्ट वीक ऑफ जून के बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर धीरे धीरे वापसी तो वो बिल्कुल नहीं लेंगे जी, बट वो जितने एडमेंट नजर आ रहे हैं, इतने एडमेंट उनकी सोच, उनका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बता नहीं रहा है, तो वो धीरे धीरे इसके अंदर नेगोशिएशंस करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर जो नेगोशिएशन की जो इनकी श्रेणी है वो लगभग 6 से 7 महीने का समय लेगी, लेकिन तब तक जो है वो इकोनॉमिक स्ट्रेस काफी ज्यादा बना रहेगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर ट्रंप ने ना एक बड़ा स्मार्ट फॉर्मेट अप्लाई किया। क्यों मैं बार बार ऐसी बात आपको बोल रहा हूं? क्योंकि वो लियो लग्न के हैं, तो ही इज बीइंग मिसअंडरस्टूड इवन बाय हिज ओन पीपल। उनकी खुद की कंट्री के लोग उनके अगेंस्ट रिवोल्ट्स कर रहे हैं, उनके वहां पर धरने दिए जा रहे हैं। एक्चुअल में क्योंकि उनके लग्न के अंदर केतु आने की वजह से वो मिसअंडरस्टूड हो रहे हैं। और राहु केतु जो होते हैं ना जी, वो अपना रिजल्ट आने से लगभग 2-3 महीने पहले ही देना स्टार्ट कर देते हैं, तभी तो वो राहु केतु हैं। तो ऐसे केस में जो ट्रंप है ना, अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं अपने प्रिंसिपल्स या जो भी मैंने बोला है और जो लॉज मैंने निकाल दिए इस पे मैं बिल्कुल अटल रहूंगा और मैं अड़ा रहूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। वो कंप्लीटली तो बैक ऑफ नहीं होंगे, उनकी थोड़ी बहुत नेगोशिएशंस चलेंगी। इस नेगोशिएशन के बीच में एक ऐसा समय आ रहा है जहां पर सुपर पावर जो है वो एक शिफ्ट लेने वाली है। आज तक हमने यही सुना है कि यूएस इज बीइंग द बिग ब्रदर, द डोमिनेंट जो पूरे वर्ल्ड को करता है वो यूएस है। 2025 से लेके 2027 के बीच का जो समय है, वहां पर यह पावर शिफ्ट होकर चाइना के हाथ में जाएगी।
शालिनी जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि हम एक हिंदुस्तानी हैं और हमें ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि जब भी हम देखते हैं कि सुनते हैं किसी से भी कि नास्ते दिनम ने एक प्रिडिक्शन करी या भविष्य मलिका में ये लिखा हुआ है, तो हर केस में ना हम लोग ये बोलने पे मजबूर होते हैं कि हिंदुस्तान विल बी दी सुपर पावर, हिंदुस्तान राइज करेगा। तो मैं ना उस समय में सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट लॉजिकली मुझे लगता था कैसे? आप चाइना जाके देखिए, वो हमसे 100 साल आगे हैं, हर चीज उनके पास हमसे बहुत आगे है। तो हम ये किस भ्रांति में जी रहे हैं कि हम सुपर पावर बनने वाले? ये समय ने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। ये एक ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन बन रहा है जहां पर इंडिया चाइना की वॉर होना तय है। यानी कि ये वॉर वेपन्स वाली नहीं होने वाली है, ये वॉर बॉर्डर के क्रॉस एक दूसरे को मारने मराने वाली नहीं होने वाली है जी। यहां पर यूएस एक गेम खेलेगा। सेम कॉम्बिनेशन बना 2007 के अंदर भी, लगभग सेम। उस समय में शनि केतु के साथ थे, राहु के साथ नहीं। इस समय में जब ये ट्रांजिट हुए तो शनि राहु इकट्ठे हैं, तो उस समय में जब ये ट्रांजिट हुआ था तो शनि केतु के साथ थे। तो लगभग ऐसा ही एक समय बना था 2007 में, जब न्यूक्लियर एक डील फाइनल हुई थी इंडिया और यूएस की 2007 में। तो इस समय में क्या हुआ ये कि यूएस का आज का जो मैक्सिमम ट्रेड की मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज चाइना। यूएस ने इतने ज्यादा टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं इस समय में, तो इंडिया के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उसको साइडलाइन करके अपनी इमेज और अपने एक्सपोर्ट्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सके टूवर्ड्स आउटसाइड वर्ल्ड। यहां पर इंडिया, क्योंकि हमारी जो कुंडली बनती है 15 अगस्त 1947 की, वो एक वृषभ लगन की कुंडली बनती है, टॉरस असेंडेंट लगन के अंदर ही राहु है। और अगर आप ट्रांजिट में देखेंगे तो 10वें भाव के अंदर इस समय में राहु ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये आपके पास एक सडन अपॉर्चुनिटी लेके आएगा ट्रेड्स की, बट आपको ना साइडलाइन करना पड़ेगा अपनी वो इमेज कि भाई हम तो हर किसी के दोस्त हैं, हम हर किसी को साथ लेके चलते हैं। अरे फॉरगेट इट यार, छोड़ो ना। अब आप अपना नाम बनाओ, बस आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी साइडलाइन करने की। मोर ओवर, इंडिया को एक जो स्टेप एस्ट्रोलॉजिकली लेना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूं एस्ट्रोलॉजी इज टू प्लान योर फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर को प्लान कीजिए, उनको अपने अभी इंटरनल जो हमारी इकोनॉमी है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे पास बहुत कुछ है अपने इंटरनली जिसको हम अपनी इकोनॉमी को फुलफिल कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट जो है उसकी अपॉर्चुनिटी अपने आप आएगी। वी डोंट हैव टू ट्राई फॉर दिस। हम मरते कहाँ पर हैं? हम मरते यहाँ है कि हम हर किसी को साथ लेके जाना चाहते हैं। हालांकि मैं ऐसा रुख देखता हूँ कि लगभग जैसे ही महादशा चेंज होगी, अक्टूबर के करीब मेरे ख्याल से महादशा चेंज होगी, अक्टूबर नवंबर में, उस समय में इंडिया के स्टेप्स भी कुछ एग्रेसिव होने वाले हैं। तो वो एग्रेसिव स्टेप्स के अंदर अगर हम ट्रेड पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए साइडलाइन कर जाएं कुछ रिश्ते, तो वो एक बहुत बेहतर डिसीजन रह सकता है। यहां पर एक प्रेशर चाइना के तरफ से इंडिया के ऊपर जरूर बनाया जाएगा, ताकि हम जो है वो अपने ट्रेड पॉलिसीज के अंदर ज्यादा कोई परिवर्तन या चेंजेस ना करें। और मुझे लगता है हमें इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। वहीं पर ही अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेने वाली है। अर्ली 2026 में मुझे वहाँ बहुत डिस्टर्बेंस मिलती है। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर मैं ये सुनूं कि 2026 में कि बांग्लादेश इज गेटिंग स्प्लिट। ये बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है जी। सिमिलरली मुझे पाकिस्तान की भी जो स्थिति है वो बिल्कुल भी बेहतर नज़र नहीं आती है। हालांकि इंडिया भी एक थोड़े से स्लो डाउन से ज़रूर निकलेगा, बट देयर विल बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग इन द फ्यूचर टाइम पीरियड। ये सारी चीज़ों को कंक्लूड करते हुए हमें एक चीज़ का और थोड़ा सा फ़ायदा उठाना है कि यूएस के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी सबसे ज़्यादा उनका सपोर्टेंस किसने किया जब इलेक्शंस हुए? एलन मस्क ने। अब आप ये जून के अंदर से देखोगे कि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, इनके बीच में थोड़ी बहुत कड़वाहट पैदा होगी। हालांकि ये दिखावे वाली कड़वाहट है जी, ये इंटरनल कड़वाहट नहीं होने वाली है। तो एलन मस्क वैसे ही ग्रो करेंगे जैसे वो कर रहे थे, लेकिन उनके जो कम्युनिकेशन वाली जो उनके ट्रेड्स हैं, लाइक ट्विटर और भी उनकी बड़ी सारी कंपनी है, वो थोड़ी सी साइडलाइन होने वाली है। तो ये जो टेक्नोलॉजी वाला क्षेत्र है, इंडिया के पास इतनी बेहतर अपॉर्चुनिटी है बिकॉज 10th हाउस के अंदर राहु का ट्रांजिट है कि हम इंटरनल अपनी एआई टेक्नोलॉजी और जितनी भी ये आपकी टेक्नोलॉजी वाली फील्ड्स हैं, बीटेक्स एंड ऑल, ये जितना भी हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं या अन्य टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, इसके ऊपर काम करें, खुद से मैन्युफैक्चरिंग करें, हम ज़्यादा इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट ना रहें, तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं।
एक चीज का हमें यहाँ ध्यान रखना है, कॉन्ट्राडिक्टरी, जितने भी हमारे बच्चे जो आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं और वो एमएनसीज के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत मेजर ले-ऑफ्स का समय ही आ रहा है। तो यहाँ पर आप एक चीज समझ रहे हैं कि कोई भी चीज ना कंक्लूड करने वाला समय नहीं है, और ये 2.5 साल का समय थोड़ा सा भारी है ओवरऑल। तो जैसा मैंने बताया कि इंडियन जितनी टेक्निकल कंपनीज हैं, अगर उनके ऊपर फंडिंग की जाए और उनके ऊपर काम की जाए, तो अगर हमने ये 3 साल छोड़ दिया शालिनी जी, तो हम ये सुपर पावर का जो सपना है वो भूल जाएं, फिर हमें नहीं मिलेगा। बिलीव मी, चाइना इतनी भयंकर मंदी से निकलने वाला है, और इंडिया क्योंकि वो अपनी इंटरनल इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, उसकी एक इंटरनल खपत इतनी ज़्यादा है कि हमारे लिए बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है। एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा, राहु के पीछे जितना भागोगे, राहु उतने अपने पीछे उतना ही भगाएंगे, और जितना राहु को छोड़ दोगे वो आपके पीछे खुद आएंगे। राहु को मज़ा आता है कि आप उनके पीछे आएँ। इट्स जस्ट लाइक एक माँ जब अपने बच्चे को चलना सिखाती है, वो लॉलीपॉप दिखाती है, बच्चा 2 कदम आता है, माँ 2 कदम पीछे हो जाती है, करती है ना ऐसा। तो इंडिया के 10वें भाव यानी कि कर्म क्षेत्र, प्रोफेशन के ऊपर राहु का ट्रांजिट है। तो यहाँ पर ना हमें बहुत ज़्यादा फॉरेन पॉलिसीज, फॉरेन ट्रेड्स, उस पर अभी अपनी ज़्यादा नज़र ना बनाएं, और हम अपने इंटरनल काम करें, तो मुझे लगता है कि वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे खुद ब खुद खुलती चली जाएंगी। पर ये ट्रेड वॉर ही रहने वाला है ना। वॉर शब्द जब हम सुनते हैं, और आपने कहा कि पाकिस्तान के भी स्प्लिट होने का, बांग्लादेश के भी, तो जब पड़ोसी मुल्कों में इतना कुछ हो रहा है तो उसका तो कोई खास प्रभाव नहीं रहने वाला है। देखिए, इकोनॉमी के ऊपर तो डेफिनेटली पड़ेगा, बट यहाँ पर हमारा कोई एज सच डायरेक्ट वॉर इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता है। आपको पता है चाइना की आदत है, वो हूल देता है जब भी उसका एक उसका ट्रेड डेफिसिट आएगा या वो डिप्रेशन वाली इकोनॉमी वाली फेज से जाएगा, तो वो डेफिनेटली उसको जब कुछ नहीं सूझता है तो वो एक एक कदम आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्बेंस नजर आ सकती है, बट डेफिनेटली इट इज़ नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू मेजर वॉर। आपने ये वॉर वाली बात छेड़ी, तो मिडिल ईस्ट बड़ा शांत बैठा हुआ है जी इन सब चीज़ों के अंदर। अच्छा। थोड़ा सा हमस और वहाँ पर आपको टेंशन नज़र आ रही है, बट मिडिल ईस्ट जनरली जो है वो उतना ज़्यादा अभी सिर्फ बातें बातें चल रही हैं, वहाँ पर कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर एक्चुअल वॉर की स्थिति या उनकी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली आपको जून के बाद नज़र आएगी। जितने भी ओवरऑल वॉर्स अभी चल रहे हैं, ये 2026 तक रुकते हुए नज़र आ नहीं रहे हैं जी। और जैसा हम एंटिसिपेट करके चल रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि ट्रंप भी कुछ नेगोशिएशंस करेंगे, क्योंकि उन्होंने आग में घी डालने का काम तो कर ही दिया है, तो वो कुछ नेगोशिएशंस करेंगे। उनकी भी स्पीड एंड पेस इज गोइंग टू बी लिटिल स्लो। जैसा मैंने आपको बताया कि उनके भी पर्सनल ट्रांजिट्स ऐसे हैं कि वो जो दिखाएंगे वो होगा नहीं, जो होगा वो दिखाएंगे नहीं। तो अभी जो ओवरऑल स्थिति है वो कोई बहुत बढ़िया नज़र नहीं आ रही। जैसा आपने बोला कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो कोई बहुत बढ़िया स्थिति में नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब इट। तभी तो हम सुपर पावर बनेंगे, तभी तो हिंदुस्तान का झंडा जो है वो ऐसी जगह पे लहराएगा जो शायद हमारा सपना है। एंड बिलीव मी, ये 3 साल हमारे लिए बड़े प्रोडक्टिव रहने वाले हैं, बस हमें थोड़े से स्मार्ट मूव्स लेने हैं। वेस्ट बंगाल का जो एरिया है वहां पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नजर आती है, कुछ रिफॉर्म्स हो सकते हैं, डेफिनेटली वहां पर भी आपको कुछ ऐसी चेंज ऑफ पावर्स नजर आएंगी जो हाल ही में 2007-8 के समय पे हुई थी, वैसी स्थिति वहां दोबारा से बनेगी। इलेक्शन भी है अब अगले साल वेस्ट बंगाल में। वेरी डिफिकल्ट फॉर द करंट पार्टी टू रिटेन, और अच्छा। उससे पहले भी उनको थोड़ा सा वहाँ पर शांति का माहौल बना के चलना चाहिए। वहाँ थोड़े से रिवोल्ट्स एंड रिफॉर्म्स थोड़ा सा जो है वो एक बैलेंस रूप भी ले सकते हैं। मैं अब ये वेस्ट बंगाल पे थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि ममता दीदी के अलावा तो फिर ऐसा लगता नहीं है। लास्ट इलेक्शन में हमने देखा बीजेपी थोड़ी पावरफुल ज़रूर हुई थी, लेकिन फुल मेजॉरिटी में उसकी गवर्नमेंट बन जाए, ये ऐसा पिछले इलेक्शन को देख के उसके रिजल्ट से तो नहीं लगा था। और लेफ्ट तो पहले ही से वहाँ पर उसका सुपड़ा साफ है, और अगर अब आप कह रहे हैं कि इसमें भी जो करंट गवर्नमेंट है उसका रिटेन होना मुश्किल है, तो किस ओर इशारा है? देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी भी हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है उससे अगर मैंने ममता दी का जो है वो देखा है चार्ट, उनके चार्ट के हिसाब से उनकी खुद की पर्सनल स्थिति जो है वो 2025-7 तक काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। बट हालांकि जो एक एरिया होता है ना, उसकी कुंडली पहले काम करती है जब हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। सो अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वे बैक, तो वहां पर एक रिफॉर्म हुआ था नंदीग्राम, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेंबरिंग, नंदीग्राम आंदोलन, वो एक आंदोलन हुआ था। तो ऐसी कोई स्थितियां वहां पर अब दोबारा से बनती हुई नजर आ रही हैं, एंड देयर इज अ शिफ्ट ऑफ पावर एज वेल। वहां पर एक शिफ्ट ऑफ पावर नजर आ रही है। अगर मुझे जब भी इलेक्शन के डेट्स अनाउंस होंगे और सामने वाली पार्टी का एक कैंडिडेट अनाउंस हो गया, तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कितनी सीट से सामने वाली पार्टी जीतेगी। ये तो पक्का है जी कि इस बार 2011 से जैसी उनकी पकड़ बनी हुई है टिल 2025,
आज उनका कोई कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर हर, दिस इज फॉर श्योर। जो वेस्ट बंगाल का एक कुंडली बनती है ना, वही शिफ्ट ऑफ पावर बता रही है, वही बता रही कि डेफिनेटली एक पावर शिफ्ट होगी। हाँ, कुछ तरीके हैं जिससे वो बच सकते हैं कि वो किसी और नए फेस को ले आए, जो कि मुझे लगता नहीं है कि उनकी ऐसी कोई प्लानिंग है या वो ऐसा कुछ करने वाले हैं। हाँ। तो यहाँ पर डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ दिस टाइम। और बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट अगर मोर और लेस ऐसे ही रहता है जैसा आपने बताया, तो उस वक्त हम फिर से आपको याद करेंगे अभय जी, और डेफिनेटली इसके ऊपर आगे चर्चा होगी। बिहार में भी इलेक्शन है 2025 के अंत में, उसका कुछ आपने स्टडी किया है? देखिए, बिहार के जो इलेक्शंस है ना, उसके अंदर भी जितना मैंने देखा है, तो इस समय में ना युवा नेता के चांसेस, उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा नजर आती है। इसी रीज़न से, जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्टेट का भी नक्शा बनाते हैं ना, तो वैसी कुंडली बनती है। तो इस समय में आरजेडी को इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि उनके नेता जो है वो युवा हैं। हाँ। और यहाँ पर ना अगर हम नीतीश साहब की बात करें, तो उनको तो 100% एनडीए की सपोर्ट लेनी ही पड़ेगी। उनकी एक थोड़ी सी नेचर है एंड में जाके यू टर्न ले लेना, शिफ्ट ले लेना। अगर वो कोई भी ऐसा स्टेप लेते हैं तो नीतीश कुमार साहब इस बार शायद अपनी सीट को रिटेन नहीं कर पाएंगे, इस बार उनकी पार्टी जीत नहीं पाएगी विदाउट द हेल्प ऑफ एनडीए। उनको अच्छी खासी एनडीए की सपोर्ट चाहिए, और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि अगर वो भी अपने फेस के ऊपर किसी युवा नेता को आगे बढ़ावा दें तो उनके चांसेस नजर आते हैं। नहीं तो इस बार बिहार के इलेक्शनों में युवा नेता की जो लोकप्रियता है वो ज्यादा नजर आ रही है। हालांकि इसकी सटीक प्रिडिक्शन करने के लिए हमें सामने वाली पार्टी के कुछ जो कि कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या होता है ना कि ऐसे केस में बहुत ज़्यादा आप जो आपके पास डाटा अवेलेबल है ऑनलाइन, आप उस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो इसके अंदर ना सबसे ज़्यादा काम करती है जी आपकी प्रश्न कुंडली। तो जैसे ही जब दो फेजेस, दोनों के जो फेसेस अलॉट हो जाएंगे, तो समय में प्रश्न लगा के देखा जा सकता है कि कौन ज़्यादा जीतेगा। आज से लगभग 4 महीने पहले की बात है, नवंबर 2024 की बात है, कि मैंने डंके की चोट पे बात बोली थी कि लगभग मार्च अप्रैल के बाद बीजेपी की लोकप्रियता दोबारा से वापसी आएगी और मोदी जी दोबारा से अपने को वैसे ही रिटेन करेंगे जैसे उनकी पहले उनकी लोकप्रियता थी और जैसे उनकी पहली छवि थी। अब आप देखें धीरे 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 बीजेपी इज अगेन टेकिंग इनटू पावर, और वो दोबारा से बहुत स्ट्रांग होने वाली है। जून के बाद आप और ज़्यादा बेहतर चीज़ देखेंगे। हालांकि थोड़ा सा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे, बट अमित शाह साहब की कुंडली जो है वो इतनी सपोर्टिव है कि वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस करने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना, आप ये समझ के चलिए कि पॉलिटिक्स इस समय में कहीं पर भी स्टेबलाइज्ड फॉर्म में नहीं चलने वाली है। राहु का ये जो राशि परिवर्तन है वो आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, ये आगे हम चर्चा करेंगे अभय जी के साथ। लेकिन उसके पहले क्या ये जो एस्ट्रोलॉजी है, मंडेन एस्ट्रोलॉजी की हम बात करें या राहु के राशि परिवर्तन की बात करें, इसका क्या शेयर बाजार पर भी असर पड़ता है? डेफिनेटली यस। तो आपने शेयर बाजार की बात बोली शालिनी जी, मुझे ना अपनी एक कहानी याद आ गई। जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था तो वो कहते हैं ना कि एक भगवान का भक्त था जो भगवान को रोज पंडित पूजा करने जाता था और एक रोज पत्थर मारने जाता था। तो जो पत्थर मारने जाता था, सुनिए ना आपने कथा, तो जो पत्थर मारने जाता था वो भयंकर जब तूफान आ रहा हो तब भी मारने गया। तो मैं ऐसा ही लर्नर था, क्योंकि मैं तो एंटी जा रहा था, मुझे तो अगेंस्ट चाहिए था। तो मैंने ना फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे भी बहुत काम करना शुरू किया। तो काम करते करते मेरे पास ना CS पटेल साहब की एक किताब हाथ लगी, जिसमें ही हैज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड कि शेयर मार्केट कैसे इन्फ्लुएंस्ड होती है प्लैनेट्स के साथ। तो वहां पर CS पटेल साहब ने लिखा है कि करोड़ों पे कमाओ शेयर मार्केट से और एक ही दिन अरबों रुपए गवाओ शेयर मार्केट से। तो यानी कि जो शेयर मार्केट है ना, ये कंप्लीटली राहु ड्रिवन होती है, ये कभी भी किसी की नहीं होती जी। तो यहां पर जो राहु का ट्रांजिट होने वाला है, डेफिनेटली मेरी बात गौर से सारे सुन ले जो भी शेयर मार्केट के अंदर काम करते हैं, बिल्कुल भी घबराने की नीड नहीं है। अगर आप लोग ऑलरेडी परचेस कर चुके हो और बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो कि मार्केट डाउन 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 जा रही है, 18 महीने के लिए शांत होकर बैठ जाओ। आप देखो ही मत। अगर आपने कोई ऐप्स डाउनलोड कर रखी है, डिलीट मार दो उसको 18 महीने के लिए। मार्केट जो है वो अभी तो बहुत वॉलेटाइल रहने वाली है, बहुत फ्लक्चुएट करेगी, बट धीरे धीरे 20 मई के बाद से मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। जून के बाद से मार्केट और थोड़ी सी स्टेबल होने की कगार पे आएगी और यहां पर कई बड़े समझदार राहु ड्रिवन लोग बाहर आएंगे कि अरे भाई ये मौका है पैसे कमाने का, अब हम कमाएंगे पैसे। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे आ गई है, अब हम अपना घर बेचेंगे, ज़मीन बेचेंगे, क्योंकि हमें बहुत समझ आ चुकी है, और हम नीचे वैल्यू पे शेयर्स को उठा लेंगे और जैसे ही बढ़ेंगे हम उसको बेच देंगे। और यहीं पर ही जो मैं बोलता हूँ ना, राजा से रंक, ये वो समय है। क्यों? क्योंकि इस समय में मार्केट जहाँ स्टेबल होगी, ये जुआ खेलना या अपने आप को बहुत समझदार समझने वाली स्थिति नहीं है। जहां पर भी आप दाव लगाओगे, जहां आपको लगेगा कि
अब ये इससे नीचे नहीं जाएगी, बस अब इसने बढ़ना ही बढ़ना है, वहाँ वो उल्टा हो जाएगा, वहाँ वो और ज़्यादा नीचे चल जाएगी, और जहाँ वो बढ़नी होगी वहाँ वो नीचे जाएगी, जहाँ नीचे जा रही है वहाँ बढ़नी होगी। तो ये स्थिति जो है ना, ये स्थिति अपने आप को काम करने वाली है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग ऑप्शंस कुछ भी करते हो तो सतर्क हो जाइए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो और ऐसा सोच रहे हो कि जून के बाद स्टेबल हो जाएगी तो मैं इन्वेस्ट करूं, तो मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है इन्वेस्टमेंट की। इस समय में आप कैश को अपने हाथ में रखिए। सबसे ज़्यादा बेस्ट आपका ये वाला समय वही बता रहा है। मार्केट स्टेबल से मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि मार्केट स्टेबल मतलब वो रुक जाएगी, वो बीच में ऊपर जाएगी। आप देखेंगे निफ्टी ऊपर जा रही है, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। 4 दिन बाद निफ्टी पहले वाले रेट से भी ज़्यादा नीचे गिर गई, तो हार्ट अटैक्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं अगर आपने ओवर लिमिट परचेज कर लिया तो। इसलिए अपने हेल्थ पे ध्यान देते हुए आप लोग बिल्कुल भी इस समय में कोई भी टाइप का जुआ ना खेलें। एटलीस्ट अप टिल मार्च 2026 स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। बहुत जो स्टेबलाइजेशन है ना शेयर मार्केट में, ये नज़र आएगी जब जुपिटर जेमिनी राशि में जाएंगे, जो कि हिंदुस्तान की कुंडली का दूसरा भाव बनता है। मेरी बात को मत भूलिएगा कि गुरु अतिचारी हैं, तो वो कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऐसा ज़रूर दिखा सकते हैं कि मार्केट स्टेबल है, बट वो कमाने का मौका नहीं है। अगर आपके पास सरप्लस पैसा है, यू डोंट नीड दैट मनी, तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लगा सकते हो। समझ नहीं आई है आपको शेयर मार्केट की अभी, ये मत समझना कि मैं समझ चुकी हूँ या मैं समझ गई हूँ। आप समझ नहीं सकते हैं शेयर मार्केट को अप टिल मार्च। ये राहु का जो ट्रांजिट है वो ऐसा ही रहने वाला है। पर इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें आप क्यों मना कर रहे हैं? ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि मार्केट चाहे डाउन है या मार्केट अगर अप है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर आपने डाउन में भी इन्वेस्ट करना है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपके पास सरप्लस मनी होना चाहिए। अगर आपकी वो नेचर है कि आप रोज ऐप खोल के देख रहे हैं कितना मेरा नीचे आया, यार मैंने तो सबसे नीचे प्राइस में उठाया था, एक XYZ शेयर है वो 2400 का हुआ जी, उसके बाद वो 1200 का होगा, मैं तो 1200 में उठाया, तो अब आप देख रहे हो कि 1000 रुपये का रह गया, तो आपका जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है ना दिनचर्या की वो खराब होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, बट मेरा ऐसा मानना है कि आप जून एंड और जुलाई के अंदर मार्केट के अंदर थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाइए। बिल्कुल ऐसा जैसे कदम फूक फूक के ले रहे हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो आप 10-10 हज़ार करके लगाइए। ऐसा नहीं कि मार्केट डाउन है तो मैं अपना घर बेच के 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, बढ़ेगी तो मैं बेच दूंगा। अभी कुछ नहीं पता मार्केट किस रुख, कौन सा सेक्टर बढ़ेगा, ये इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करने वाला है जी, जहां आप लोगों की सोच ही नहीं है। आज से 6 महीने पहले हर किसी का ये कहना था कि गोल्ड एंड सिल्वर अपनी पीक पहुंचेंगे, 2 लाख पार करेंगे, 3 लाख पार करेंगे, 1 लाख तो डंके की चोट पे लोग बोल रहे थे कि होगा ही होगा। अभी देखिए आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बोलना स्टार्ट हो गए हैं कि हो सकता है गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस नीचे आ जाएं। सो देखो, मैं कोई एक ऑथराइज्ड लीगल फाइनेंशियल एडवाइजर तो नहीं हूं, बट एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं ये एडवाइस जरूर करना चाहूंगा कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग ऑप्शंस बिल्कुल ना करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल कर सकते हैं, बट 15 मई के बाद और उसके बाद भी बहुत थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाएं। इन हैंड कैश ज़्यादा रखें अपने पास, ज़्यादा बेहतर है इस समय पर। हमने देश दुनिया के बारे में जान लिया, हमने शेयर मार्केट के बारे में जान लिया, लेकिन मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका बड़ा इंटरेस्ट रहता है उनके खुद के बारे में जानने का। तो अगर हम एक शॉर्ट प्रेडिक्शन हर राशियों का भी कर लें, वो कौन सी राशि हैं जिनके लिए अब राहु अच्छे होने वाले हैं, वो कौन सी राशि है जिनके लिए राहु खराब होने वाले हैं, और फिर अगर खराब होने वाले हैं तो उनकी रेमेडी भी आपसे हम ज़रूर लेंगे। मेष से शुरू करें एक एक करके सभी राशियों का जी। तो देखिए जी, ये राहु का परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए और कन्या राशि वालों के लिए लॉटरी का समय है। ये वो समय है कि आप लोग, लॉटरी से मेरा मतलब ये नहीं है कि लॉटरी में आप पैसे लगाना शुरू कर दीजिए, यानी कि इन कैश कीजिए इस समय को। हाँ। और जिन राशियों के लिए बुरा समय, आप अपने इन लॉज के साथ थोड़ा सा तमीज से अपने रिश्तों को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे के अगर आप उनके साथ रिश्ते को मेंटेन करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि राहु आपके इन लॉज हैं। आप मानिए शालिनी जी कि जैसा मैं बोलता हूं ना कि आई वॉन्ट टू लिव एस्ट्रोलॉजी, मतलब मैं ना जीता हूं एस्ट्रोलॉजी। हर चीज़ में आप ग्रह को जोड़ सकते हो। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर देते हैं छोटी छोटी परिवर्तन करके। तो जिन लोगों के करियर नहीं चल रहे हैं, राहु का ट्रांजिट अभी आगे आगे हम डिस्कस करेंगे, कई राशि वालों के लिए जो कि थोड़ा सा नेगेटिव रहने वाला है, तो वो निराश हो जाएंगे कि यार हमारे तो पता नहीं कितने सालों से कुछ अच्छा समय नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आप अपने इन लॉज के साथ अच्छा रिश्ता मेंटेन करके चलिए, क्योंकि राहु क्या है, इन लॉज हैं। आप करियर के अंदर सक्सेस नहीं मिल रही है, आप अपनी मदर इन लॉ के साथ तमीज़ से बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए। और अगर आपको लगता है कि किसी रीज़न से आपकी नहीं बनती है उनके साथ,
तो आप बुरा भला मत बोलिए, रास्ता काट लीजिए। ये लड़कों के लिए भी है ना, दोनों के लिए कि आपको इन लॉज से बना के रखनी है, तो मतलब Definitely. आपको सास से बना के रखनी है अपने। करेक्ट। और अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मैं आपको बोलता हूँ ना, हर किसी के अंदर इंट्यूशन होती है। तो जिस समय में मैं बोल रहा था, मेरे संदर्भ में मेल ही चल रहे थे जी, ऑनेस्टली। अच्छा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे पास मेरे एक फ्रेंड आए, वो कनाडा के अंदर सेटल्ड है जी, कनाडा में सेटल्ड है, और ही इज डूइंग वेरी गुड ओवर देयर, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी का बिजनेस है। सडनली, ये बात है 2017 की, सडनली मेरे पास आया और बोले यार कि कुछ समय से ना मेरा काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा। मैंने अच्छा, भाभी से बात करा। मैंने कुछ नहीं बोला जी, मैंने सीधा बोला भाभी से बात करा। क्यों? क्योंकि उसकी कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन था मून राहु एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, चंद्र राहु एस्पेक्टेड बाय सैटर्न। तो मैंने उनसे भाभी से बात करा, मैंने उनसे नॉर्मल बातें की। मैंने थोड़ा बाहर आना, मैंने कहा ये कैसा रह रहा है आपकी मम्मी पापा के साथ? बोलिए इतना लड़ते हैं भैया, पूछो मत। एक्चुअली उनका बड़ा घर है, तो उन्हीं के घर के अंदर ना, बाजू के अंदर ही एक आउट हाउस जैसे वहाँ बनता होगा, तो वहाँ उनके पेरेंट्स रह रहे थे अपनी दूसरी डॉटर की शादी के लिए। कहती है आप मान लो कि ये फंक्शंस मैं ही जानती हूँ कि मैंने कैसे निकाले। रोज इन्होंने एब्यूजिव लैंग्वेज, गालियां देनी है, रोज इन्होंने गालियां देनी है। ऐसे सिचुएशन के अंदर आपको लगता है कि उनका काम अच्छा रहेगा, फिर मेरे पास ले आए कि यार पता नहीं सरकार ने मेरे साथ क्या वायर लेना है, एक ऐसी पॉलिसी के अंदर चेंज कर दिया कि मेरा सारा लैंड ही अटक गया है। देखा आपने कैसे कनेक्शन बनता है? अब आप बोलो कि अभय जी मुझे तो पूजा करानी है राहु की, पहले ये तो करेक्ट कर लो। जब तक ये नहीं करेक्ट करोगे तो आप पूजा अर्चना जरूर कीजिए, मैं हमेशा कहता हूं जरूर कीजिए। इससे आपका दिनचर्या अच्छा निकलता है, इससे आप पॉजिटिव वेव्स को, फ्रीक्वेंसीज को अट्रैक्ट करते हैं। बट आप अपने स्वभाव में भी तो फर्क लेके आइए। आपकी हर एक बोलगता, आपकी हर एक चीज आपके कौन से ग्रह को खराब कर सकती है आपको नहीं पता है। तो वो एक क्विक रिकैप आप हमें फिर से दीजिए कि वो राशियां कौन सी हैं जिनके लिए बेहतर है, पैसा भी मिलेगा, धन आएगा, रिलेशनशिप अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी होगी। अच्छा वाला पहले तो सबसे पहले बात करते हैं जी मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए बहुत अच्छा समय फॉर देयर फाइनेंसेस, बिजनेस। थोड़ा सा उनकी जो लव लाइफ है वहां थोड़ी सी दिक्कत उनको देखने को मिल सकती है। इंपल्सिव डिसीजंस ना लें और एक चीज पे फोकस्ड करके चलें। टॉरस राशि के लिए अगेन इट इज अ वेरी गुड टाइम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिजनेसेस। घर पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लो ब्रदर, थोड़ा सा घर का वातावरण खराब हो सकता है। जेमिनी राशि वालों के लिए नई फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है, नई लर्निंग्स के लिए बहुत अच्छा समय है, और ट्रैवल के लिए भी ये समय बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। वहीं कर्क राशि वालों के लिए एक्सपेंशन ऑफ योर वीकनेसेस, यानी कि जितनी भी आपकी कमी है वो बढ़ के आपके सामने आएंगी, तो थोड़ा सा स्लो डाउन आपको देखना मिलेगा। बट ये समय आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा फॉर अ बेटर प्रॉस्पेक्ट्स इन द फ्यूचर। सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। किसी पार्टनरशिप के अंदर अगर आपने जाना है, तो शादी ब्याह के बारे में सोच रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। लेकिन वहीं पर ही लोग आपको थोड़ा सा गलत समझ सकते हैं, आपकी इंटेंशंस को नहीं समझेंगे। तो जॉब वाले क्षेत्र में अपनी छवि को मेंटेन करके चलिएगा, नहीं तो पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं आप और आइसोलेट होकर रहना पड़ सकता है आपको। वर्गो राशि वालों के लिए जॉब के क्षेत्र में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं, और वर्गो राशि वालों के लिए ओवरऑल ये जो ट्रांजिट है राहु का, ये इनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी की भी एक बहुत अच्छी शुरुआत करवा सकता है। अ वेरी गुड टाइम फॉर ऑल राउंड प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्रॉस्पेरिटी। एक बहुत बेहतर समय की शुरुआत ये अपने आने वाले समय में देख सकते हैं। लिब्रा राशि वालों के लिए अपने फोकस को मेंटेन करके चलिए, डिससैटिस्फाइड मत होइए अपने करियर से, बार बार एक जगह पे टिक के काम कीजिए, मेंटेन ऑन योर फोकस। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए घर के अंदर कंस्ट्रक्शन करना, रेन्युएशन करना बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होने वाला है। तो अगर आप कोई भी ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं तो रुक जाइए अभी, और अगर आप स्थान परिवर्तन का सोच रहे हैं तो भी एक हॉल्ट ले लीजिए, आपका डिसीजन गलत रहने वाला हो सकता है। टेक एन एक्सपर्ट एडवाइस बिफोर टेकिंग सच डिसीजंस। सैजिटेरियस राशि वालों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा समय है। लॉन्ग टर्म ट्रैवल्स हो सकते हैं, फॉरेन की यातायात अगर आपकी रुक रखी है तो उसके भी संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए अगेन वेरी गुड टाइम फॉर फाइनेंसेस, बट वहीं पर ही अपनी थोड़ी सी टंग यानी कि बोलगता पे ध्यान रखिएगा। आपके वाणी में कुछ ऐसे शब्द यूज हो सकते हैं जो सामने वाले के साथ आपके रिश्ते को खराब कर सकते हैं, खासकर आपके घर वालों के। और वहीं अगर हम बात करें एक्वेरियस राशि, जिसके अंदर राहु केतु स्वयं विराजमान है, लियो और एक्वेरियस के अंदर है ना, तो अब हम बात करें एक्वेरियस राशि वालों के लिए, तो आपके लिए लोग आपको ऐसा सोच सकते हैं कि आप ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, आप किसी एक चीज के पीछे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, और कई हद तक ये हो भी सकता है आपका ध्यान एक इवेंट की तरफ ज्यादा लगेगा और दूसरे इवेंट्स ऑफ लाइफ को आप इग्नोर कर सकते हैं। अपनी डाइजेशन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और
कोई भी डिसीजंस किसी के इन्फ्लुएंस में आके बिल्कुल मत लीजिएगा। अब बात करते हैं जी पाइसेस, यानी कि हमारी आखिरी राशि मीन राशि वालों के लिए। इनके लिए थोड़ा सा सोच समझ के चलने वाला समय है। आपके एक्सपेंसेस बेफजूल के हो सकते हैं, घबराहट फील हो सकती है, एंग्जाइटी के आप शिकार बन सकते हैं। अपने आप को कूल डाउन रखिएगा और हर समय एक जैसा नहीं रहता है। जितना ज़्यादा भगवान का नाम लीजिएगा, भगवान विष्णु स्तोत्र जितना आप करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा ये वाला समय। अब एक क्विक रैपिड फायर मैं आपके साथ कर रही हूँ जिसमें आप मुझे हाँ या ना में और या 2-4 शब्द में आप जो मुझे बताना चाहें, ये भी राहु केतु से ही जुड़ा हुआ है जी। वो हम करते हैं, फिर कुछ और मिथ बस्टर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये राहु के जो रैपिड फायर है उससे हम शुरू करते हैं। राहु का असर सिर्फ नकारात्मक होता है, ऐसा है, हाँ या ना? नो। अच्छा, असर भी इसका रहता है। डेफिनेटली राहु आपको रंग से राजा बना सकते हैं। मैंने आपको अभी एग्जांपल्स दिए। हाँ। वीनस के साथ राहु मिल जाए आपको बहुत ज्यादा अच्छे फाइनेंसेस दे सकते हैं, आपकी लाइफ को बहुत लग्जरियस बना सकते हैं। वहीं पर ही वो आपको थोड़ा सा फ्लर्टी भी बना सकते हैं। अच्छा दूसरा, राहु का दोष हटाने के लिए तांत्रिकों की जरूरत पड़ती है? एब्सोल्युटली नॉट। तांत्रिक विद्याएं या कोई भी नेगेटिव एनर्जीज को, जैसे हमने बोला बुरी नजर को, उनको राहु केतु या शनि के साथ जोड़ा जा सकता है। बट उनको हटाने के लिए जितनी भी आप सात्विक पूजाएं करते हैं उतना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। राहु अगर आपका खराब है तो टोना टोटका बड़ी आसानी से आपके ऊपर हो सकता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, यस। अगर आपकी कुंडली में राहु कमजोर है तो नजर दोष या किसी भी टाइप का ब्लैक मैजिक आप पे ज्यादा असर करता है। राहु की दशा आने पर पूजा पाठ सब बेअसर हो जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है जी कि राहु की दशा के अंदर इंसान अगर स्पिरिचुअल होता है तो वो ऑब्सेशन की हद तक स्पिरिचुअल हो जाता है और वो ऐसे ज्ञान के अंदर पड़ता है। बिलीव मी, 90% लोग एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट फील्ड के अंदर आते ही राहु की महादशा में या अंतरदशा में है। अच्छा, राहु से बचने के लिए सिर्फ नाग पंचमी या फिर कालसर्प योग की पूजा प्रभावी होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। आप राहु के प्रभाव को कम करने के लिए आप ईयर पियर्सिंग भी करा सकते हैं, आप अपने घर के पर्दों को भी साफ कर रख सकते हैं और आप अपने सर पे पगड़ी भी पहन सकते हैं, जो हमारे पूर्वज जनरल लाइफ में किया करते थे। राहु का संबंध सिर्फ नशा, भटकाव या फिर गलत संगति से होता है? नो, ऐसा जरूरी नहीं है जी। इट डिपेंड्स कि राहु किसकी, राहु छाया है, राहु किसकी श्रेणी के अंदर जा रहा है। डेफिनेटली राहु के अंदर भटकाव की जो एबिलिटीज है वो ज्यादा है, क्योंकि वो एक तामसिक मटीरियलिस्टिक वायु ग्रह है, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट होता है टूवर्ड्स नशा और ये सब चीजों के लिए। अगर आप एक इन शॉर्ट की बात करें तो स्कॉच विस्की जो होती है वो राहु होती है। अच्छा, तो डेफिनेट, और जितना भी ये हुक्का आजकल बच्चे कर रहे हैं, हाँ। ये भी राहु होता है जी। तो वो उसकी तरफ थोड़ा सा उनका झुकाव होता जरूर है, बट इन एवरी केस राहु आपको वहीं लेके जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है अगर एक पॉजिटिव ग्रह की उनके ऊपर दृष्टि है तो वो आपको कंट्रोल भी करने के अंदर लेके आ सकते हैं। राहु की दशा या फिर गोचर में शादी नहीं करनी चाहिए? अरे बिल्कुल भी नहीं। ये किसने बोल दिया? राहु की दशा अपने आप में शादी देने के लिए बहुत सक्षम होती है और राहु का ट्रांजिट भी बहुत सक्षम होता है शादी करने के लिए। देखिए राहु क्या है, राहु मिसकंसेप्शंस क्रिएट करता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप कितने भी ब्रेनी हैं, आपके अंदर कितनी भी अच्छी इंट्यूशन पावर है, उस समय में आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए शायद कई लोगों का ऐसा मानना होगा। आखिरी, कि राहु से प्रभावित व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता? राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर एक नेगेटिव प्रोस्पेक्ट के अंदर जा रहा है, धूम्रपान, एक्सेस ऑफ मनी, फेम, उसके अंदर जा रहा है, तो अल्टीमेटली उसका अंत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। अब ये तो राहु केतु का रैपिड फायर हो गया, लेकिन कुछ और जो समाज में हमारे मिथ्स हैं, या शायद मुझे नहीं पता उसमें कुछ सच्चाई भी अगर हो, उसका कोई साइंटिफिक रीजन भी हो, वो तो आप बेहतर बता पाएंगे, तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मुझे लगता है ज्ञान चक्षु लोगों का खोलने के लिए ये जरूरी होता है। अक्सर हमने सुना है कि घर में जो बड़ी बूढ़ी महिलाएं रहती हैं वो कहती हैं कि बृहस्पतिवार को और मंगलवार को बाल नहीं काटो, नाखून नहीं काटो। तो इसका कुछ है ज्योतिषीय प्रभाव? शालिनी जी, इस प्रश्न पे ना एक चीज बोलना चाहूंगा। सो आई वांट टू बी अ वेरी कूल डूड एस्ट्रोलॉजर। तो मैं ना एक साइंटिफिक रीजन देता हूं, हर चीज के पीछे वही सो कॉल्ड लैब टेस्टेड साइंस का रीजन दे रहा हूं। और मैं आपको ऐसा बोलने वाला हूं कि ट्यूसडे को आप नेल्स काट लीजिए, कुछ नहीं होता है। थर्सडे को नेल्स काट लीजिए, कुछ नहीं होता है। पुरानी कथाएं थी, पुरानी बातें थी। ऐसा मैं कई एस्ट्रोलॉजर्स के से सुन रहा हूं आजकल, और अपने आप को शायद इसके अंदर उनको लगता है कि भाई हम आजकल के हैं, तो हम बता रहे हैं कि पहले ज़माने में लाइट नहीं होती थी या बिजली नहीं होती थी, इसलिए ये सब काम मना किए जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये नासमझी है। हर चीज़ के पीछे एक कारण है। मैं ये डंके की चोट पे ये बात बोल सकता हूँ कि जो लोग ट्यूसडे के दिन अपने बाल काटते हैं या अपने नाखून काटते हैं, अगर वो 5 साल लगातार इस ट्यूसडे को फॉलो कर लें तो उनको 99.9% मेजर हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे, या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन चढ़ जाएगा। अब देखिए होता क्या, ये कोई इंस्टेंट पॉइजन नहीं है कि आपने आज करी और तुरंत हो गई।
तो ये स्लोली एंड स्टेडिली होती हैं ये चीज़ें, है ना, और हम लोग गौर नहीं करते हैं। तभी तो आप देखो कि जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं या जो लोग कहते हैं कि अरे इससे कुछ नहीं होता, उनकी आप एक लाइफ पैटर्न देखो। हाँ, आप ये देख सकते हो कि किसी ट्यूसडे अगर आपने कुछ कर लिया या किसी थर्सडे आपने कुछ कर लिया तो उसकी माफ़ी होती है। अब इसका एक कारण क्या बताया गया, देखिए थर्सडे के दिन को कपड़े नहीं धो सकते हैं, बाल नहीं काट सकते हैं, थर्सडे के दिन को कपड़े नहीं धो सकते हैं या नाखून नहीं काट सकते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, थर्सडे इज गवर्न्ड बाय जुपिटर यानी कि बृहस्पति, है ना, और कपड़े क्या होते हैं जी, वीनस शुक्र, और धोना क्या होता है, शनि, ठीक है, क्लीनिनेस। तो जब आप ऐसा कॉम्बिनेशन बना लेते हो तो ऐसे करने से आपकी जो विजडम होती है, थर्सडे को अगर आप देखोगे तो भगवान बृहस्पति की कथा लोगों के घरों में की जाती है, लोग विष्णु भगवान की कथाएं करते हैं, लोग अपने गुरुओं को पूछते हैं, केले के पेड़ की पूजा होती है, बिकॉज टू गेट दैट विजडम, हमें वो विजडम लेनी है। उस दिन अगर आप क्लीनिनेस या धोने का कार्य करेंगे तो आपकी विजडम भी आपके साथ धुल जाएगी। अब ये बोल देना कि अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है तो आप कर लीजिए, मुझे ये बातें समझ में नहीं आती है। ट्यूसडे के दिन अगर आप केतु और मंगल को मिलाते हैं, काटने का मतलब होता है केतु शार्प ऑब्जेक्ट्स, और मंगल यानी कि आपके अंदर की ऊर्जा, एनर्जी और इम्यूनिटी जो होती है ना, वो मंगल होती है। अगर आप इसको मिलाते हैं तो आप ग्रेजुअली एक ट्यूसडे कर लोगे, अगले ट्यूसडे अरे मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। अब ये होता किन कंडीशन में, अगर आपकी कुंडली के अंदर वो ग्रह कमजोर है तो हर किसी को ये असर नहीं करेगा। अब यहां पर ये कैसे पता लगेगा जी कि आपकी कुंडली में ग्रह कमजोर है कि नहीं, आप जरूरी तो नहीं है कि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो ऐसे केस में हमारे पूर्वजों ने बोला कि इसको अवॉइड कर लो, क्या नुकसान है आपका। बट आज की डेट में मैं देख रहा हूं कई मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स अपने आप को एक कूल रूट दिखाने के लिए वो एक इसके पीछे के साइंटिफिक रीजंस जोड़ रहे हैं। कौन सी साइंस, साइंस इज ऑलवेज ओपन फॉर एक्सपेरिमेंट्स, साइंस इज ऑलवेज ओपन फॉर न्यू रिसर्चेस। तो आप इस पर रिसर्च तो कीजिए कि क्यों मना किया गया, तो उसका रीजन ये था, इसको लॉजिक से मत जोड़िए। हाँ, जिनकी कुंडली के अंदर मंगल बहुत स्ट्रांग है, केतु की पोजीशन बुरी नहीं है, वो ऐसा कर लेंगे तो शायद उन्हें उसका साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिले। तो ये मतभेद ना हो, इसके लिए मंगलवार को आप बाल ना कटवाएं और थर्सडे को आप कपड़े ना धोएं। इससे आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आने की जो प्रोबेबिलिटीज है वो बढ़ जाती हैं। अच्छा, दो तरह की नज़र की बात हमने सुनी है। एक तो जब बच्चा बड़ा सुंदर लगता है और फिर अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो माँ कहती हैं किसी की नज़र लग गई होगी, कहीं शादी पार्टी में लेकर के गए, वापस घर आए तो उसकी नज़र उतारी जाती है। दूसरा नज़र लगने की हमने बात सुनी है कि आपका कोई बहुत अच्छा काम चल रहा हो, बढ़िया से चल रहा हो, अचानक से ख़राब हो जाए तो लोग कहते हैं किसी की नज़र लग गई होगी, या आपने पहले ही कोई काम होने के पहले ही कहीं जा कर के बता दिया, 2-4 लोगों में वो गा दिया, तब भी कहा जाता है कि भाई ये तो नज़र लग गई इसलिए शायद काम अटक गया। तो ये वाकई नज़र वर्क करती है या ये भी बस दिमागी ख्याल है और हम सोचते हैं? देखिए, नज़र डेफिनेटली काम करती है शालिनी जी, और हम एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। आज की डेट में अगेन अपनी बात को, अपने ग्रंथों को अगर हम डिकोड करते हैं तो हमें रीजनिंग देनी पड़ती है। अगर कोई रिसर्च हुई है तो लोग मानेंगे, नहीं रिसर्च हुई तो हम मानते नहीं है। सो देयर हैज़ बीन अ रिसर्च कंडक्टेड जो बताता है कि जो हमारा हार्ट है ना, उसके अंदर ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड्स होती हैं जो कि सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर ही नहीं रहती हैं, वो हमारे आसपास के वातावरण और एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट करती हैं। मैंने आपको उसका एग्जांपल दिया कि अगर मैं यौन करूंगा तो कुछ देर बाद आप भी यौन करेंगे। तो ऐसे में ही ना, हमें नहीं पता कि किसकी नज़र या किसकी भावनाएं हमारे लिए कैसी हैं। अब यहाँ पर वही केस आता है कि व्हाट इज़ योर इम्यूनिटी। क्या हर किसी को कोविड हुआ? शायद नहीं हुआ। तो यहाँ पर वो आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपके चार्ट के अंदर राहु, शनि ये प्रबली स्ट्रांग है या मंगल बहुत प्रबल होके बैठे हैं, तो ऐसे केस में इजीली आपको नज़र नहीं लगती है। लेकिन अगर ये ग्रह वीक है या इनका ट्रांजिट वीक चल रहा है या कोई दशा ऐसी आ गई जो कमज़ोर है, तो ऐसे केस में डेफिनेटली नज़र लग जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है जी कि अब हम अपने आप को कैसे रोकें। क्या हम अपनी खुशियाँ बांटनी छोड़ दें? ऐसे में अब दिमाग में सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्या अंबानियों को कभी नज़र नहीं लगती है क्या, या इतने बड़े फिल्म एक्टर्स को नज़र नहीं लगती है क्या? बिल्कुल लगती होगी जी। लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने साथ एक इम्यूनिटी कवच साथ लेके चलते हैं, जिससे कि वो अपने आप को ना, अपने ऑरा को क्लोज करके चलते हैं, सो दैट यू डोंट गेट इफेक्टेड। हम क्या करते हैं, हम किसी बहुत ठंडी जगह में जा रहे हैं तो हम अपने साथ वुलन क्लोथ्स लेके जाते हैं। क्यों? चले जाइए, मैंने बाबा रामदेव का इंटरव्यू देखा था एंड इट वाज इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड ही वाज रनिंग विदाउट एनीथिंग। तो वो कहते हैं मुझे सर्दी नहीं लगती, तो हम लोग भी बन जाए ऐसे क्या? तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं भाई हमारी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हम एक कवर ले लेते हैं एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वुलन क्लोथ्स, राइट?
बिल्कुल ऐसे ही जितने भी लोग जिनका काम ऐसा है या जिनके दिल की इच्छा करती है कि यार हमें तो सोशल मीडिया से ही काम मिलता है और हमें अच्छा लगता है शेयर करना या हमें लोगों को बताना, उनको एक अपने आस अराउंड एक ऑरा कवच ज़रूर क्रिएट करना चाहिए। नज़र ऐसी चीज़ है जी, ऐसी टोक है, बिलीव मी शालिनी जी, मैंने अपने ओवरऑल करियर में ऐसा ऐसा तक देखा है कि एक दुकान में इतने कस्टमर हैं, लाइन लगी हुई है और अचानक से दिवाली के बाद उनका बिल्कुल काम ही ठप हो गया, बिल्कुल ही काम खत्म। आप मानिए आज तक उनको ये रीज़न ही नहीं पता है, उन्होंने अपना प्रोफेशन ही चेंज कर लिया जी, इस तक की नौबत आ गई। तो ऐसे नज़र होती है। जो बच्चे होते हैं ना, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, इस कारण से उनको नज़र जल्दी लग जाती है और कुछ ऐसे केसेस में हमारे को वहम भी हो जाता है कि भाई अगर ये इंसिडेंस हुआ तो ये नज़र की वजह से हुआ होगा। तो वहां पर भी आप सेफर साइड अपने प्रोटेक्शन यूज कीजिए, क्या बुराई है। आप सब अपने ऑरा को लॉक कीजिए। आप पता क्या हो गया शालिनी जी, आज की डेट में ना हर कोई एक रेमेडी प्रॉस्पेक्ट से आ रहा है, हमें रेमेडी करनी है। अगर आज आपसे 35-40 साल पहले चले जाइए तो प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा थी नहीं, लोन्स नहीं थे, रिश्तों में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी। क्यों? क्योंकि दिनचर्या हैबिट्स ही ऐसी थी जो कि आज की रेमेडीज़ हैं। जैसे कि सुबह उठ के नंगे पैर घास के ऊपर चलना, एक समय पे उठ के सूर्य को जल देना। सूर्य की रोशनी जब आपकी बॉडी में जाती है तो बहुत सारे वायरसेस को किल करती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। ये सब हम खुद ही करते थे। तांबे के लोटे के अंदर पानी रात को डाल के सुबह पी लेना, करते थे ना सारी चीज़ें। घर की जो औरतें थी वो सबसे पहला खाना, सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालती थी, फिर बर्ड्स के लिए निकालती थी, एंड सो ऑन। ये सारी एक्टिविटीज़ होती थी। आप आज देखो, अब ये सारी चीज़ें ख़त्म है। घर जो हैं उनके आप चारों तरफ घूम पाते थे, है ना, ऐसे घर होते थे चारों तरफ घूम पा रहे हो, या घर के अंदर सूर्य की रोशनी, किरणें और एयर फ्लो अच्छा होता था, वास्तु दोष नहीं होते थे। आज की डेट में इतने इतने से घर हो गए हैं, उसके अंदर भी कहाँ बाथरूम बन रहा है, कहाँ कमरा बन रहा है, कहाँ बेडरूम है, डेफिनेटली वास्तु दोष आएंगे, प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी। इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। रेमेडीज़ का आपने खुद ही अभी जिक्र किया कि आज की जो रेमेडीज़ हैं वो तो पहले के ज़माने में उनकी डेली रूटीन का हिस्सा हुआ करती थी। अब इसी रेमेडी पे मेरा अगला सवाल है, क्योंकि हम बहुत सी रील्स देखते हैं, बहुत से वीडियोस देखते हैं जिसमें बड़े अलग तरह की रेमेडी बताई जाती है कि जी तकिया के नीचे चाकू रख लो तो ये हो जाएगा, फलानी पेंटिंग टांग दो तो ये हो जाएगा, तेज पत्ते के ऊपर ये लिख लो, हरी कलम से ऐसा लिख लो। तो ये वाली जो सारी रेमेडीज़ घूम रही हैं, क्या ये भी काम करती हैं क्या? देखिए, सबसे पहले शालिनी जी, एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि क्या रेमेडीज़ काम करती हैं। कई लोग बोलते हैं कि रेमेडीज़ कुछ हद तक काम करती हैं, कई एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है कि रेमेडीज़ बिल्कुल काम नहीं करती हैं, वो एक सोशल प्रेशर है। और कईयों का मानना है कि हमारे पास आओ, हमारे पास ऐसे तंत्र मंत्र जादू टोने कि हम तो आपको रातों रात आपका काम बना देंगे। तो मैं तो हर किसी को यही कहता हूँ, भैया इतना ही आप कर सकते हो तो जाओ, इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स वहाँ बैठे हैं जो गलत डिसीजंस ले रहे हैं, आप उनके अंदर कर दो ना तंत्र मंत्र। तो सबसे पहली बात है, क्या रेमेडीज़ काम करती हैं? 100% रेमेडीज़ काम करती हैं जी। इसका वर्णन मैं नहीं दे सकता हूँ। अगेन गो बैक टू दी हिस्ट्री। आप देखेंगे तो रामचरितमानस के अंदर जब माता सीता अपना कुटिया में, जंगलों में जब वो रह रही थी, तो उन्होंने भी अपने पितरों के लिए उन्होंने पूजाएं करी और उन्होंने लव कुश को सिखाया, उनके गुरु ने सिखाया कि आप पितरों के लिए पिंडदान करें, आप उनके लिए पूजा करें और अपने पितरों को शांत रखें। तो वो भी तो एक तरीके की एक रेमेडी थी, सो दैट यू गेट दैट पावर एंड यू विल विन ओवर एंड कॉन्कर दी फियर ऑफ भूत प्रेत, उन सबको आप इमोशंस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सबसे आप ओवरकम कर जाओगे। तो डेफिनेटली रेमेडीज असर करती हैं। बट ये जो आड़ी तिरछी रेमेडीज हैं कि आपको गुस्सा बहुत आता है, आप अपनी फोटो को फ्रीजर के ऊपर लगा लो, अब मुझे नहीं समझ में आता जी ये कहाँ से लेके आते हैं और कहाँ से खुराफात इनके दिमाग में आता है कि ये ऐसी बातें बोलते हैं। मतलब ये तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये मजाक बनाने वाला बात है शायद अपने सब्जेक्ट की। तो ये तो वही वाली बात मुझे समझ में नहीं आती है। तो ये रेमेडीज़ शायद मैं इनके बिल्कुल खिलाफ हूँ। बट हाँ, रेमेडीज़ लाइक आप अगर घर से निकल रहे हैं तो आप अपने माँ बाप जो भी आपके साथ बड़ा रहते हैं, आप उनका आशीर्वाद देख के निकलिए। आप देखिए आप कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ घर से बाहर निकलेंगे। आप अपने पेरेंट्स की सुनना स्टार्ट कीजिए, अपने माँ बाप की सुनना स्टार्ट कीजिए। आप बड़े हो गए, अपने अंदर वो ईगो मत लेके आइए कि हम समझदार हैं। जितने भी लोग अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम भेज देते हैं या उन्हें मॉडर्न जिंदगी के अंदर एक अलग घर लेके रख देते हैं कि भाई अब हमारी एक पर्सनल लाइफ शुरू हो गई है, उन सबका शनि खराब होने वाला है। उनकी वृद्धता आप भी यहीं, मैं भी यहीं, देखिएगा कैसे जाने वाली है, या तो हॉस्पिटल के अंदर या आइसोलेशन के अंदर। आपको अपने कर्मों को यहीं भुगतना है। आज से पहले ये रूटीन होता था कि अगर घर के मुखिया, फादर, जो कि अपने सर पे पगड़ी बांध के रखते थे, न्यूट्रल रहते थे सबके लिए, उनकी इंट्यूशन इतनी अच्छी होती थी कि उनके डिसीजंस हमारे लिए काम करते थे। अगर वो कोई बात बोल दें तो उस बात की रिस्पेक्ट और मान रखा जाता था। मैं नहीं कहता कि आप वो, अगर आपके अंदर कुछ आगे बढ़ने की चाहे तो आप अपनी बात को मत रखें, बिल्कुल रखें, बट उसका एक लहजा होता है, एक तरीका होता है।
और उसको आप रेमेडी के फॉर्म में कर लीजिए। आप उसको रेमेडी कि मैं देखता हूँ आजकल ये रेमेडीज़ बहुत वायरल होती हैं कि घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपनी बेटी के पाँव छू के निकलिए, अपनी वाइफ को किस करके निकलिए, अपने माँ बाप के पैर छू के निकलिए, अपनी मदर के लिए पहली सैलरी से कुछ गिफ्ट लेके आइए, आप माला माल हो जाएंगे। हर कुछ पैसों के लिए ही कर सकते हैं क्या हम? एक जीवन, एक आत्मा, एक समय हर किसी के जीवन में आता है, हालांकि सबका अपना अपना समय कि कब आता है कि जब उसको लगता है कि यार मुझे इन चीज़ों से ऊपर उठना है। तो हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ के लिए रूटीन के अंदर चेंजेस कीजिए। ये आखिरी सवाल मेरा आज के पॉडकास्ट का अभय जी कि क्योंकि आपने ओल्ड एज लोगों का जिक्र भी यहाँ पर किया, हम आजकल देखते हैं कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर हैं जो लोगों की डेथ भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों की कर रहे हैं। तो क्या ये ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ठीक है क्या, या क्या आप लोगों को या ज्योतिषियों को उनके गुरु ये सलाह दे के या नसीहत दे के गए हैं कि आप डेथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं? शालिनी जी, 67.5 की एज के अंदर 2 खान की मृत्यु होगी ही होगी बॉलीवुड के, ये बात तय है। ऐसा मैंने एक एस्ट्रोलॉजर को बोलता हुआ सुना और मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, मानिए आप मेरी ये बात। आप एक सबसे पहली बात, अच्छा डेथ प्रिडिक्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सटीक तरीके से डेथ प्रिडिक्ट हो सकती है। आप इसके अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं कि कौन सी एस्ट्रोलॉजी की ऐसी स्ट्रीम है जो डेथ ज़्यादा अच्छी प्रिडिक्ट करती है। कोई कहता है प्रश्न कुंडली केपीसी कर लीजिए, लेकिन प्रश्न तो उस समय का लगेगा जब बंदा डेथ बेड पे है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इतनी वास्ट है कि उसको समझने के अंदर हम में उतनी आज के डेट में बुद्धि नहीं बची है। तो भृगुनंदी नाड़ी एक ऐसी ग्रंथ है जिसको हम नाड़ी ज्योतिष के नाम से भी जानते हैं, जो कि डेथ को प्रिडिक्ट कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात, आप इतनी ओपनली बॉलीवुड या आप सेलिब्रिटीज़ की डेथ प्रिडिक्ट कर रहे हैं छोटे थोड़े से फेम के लिए, फिर आप अपने आप को बोलते हैं कि हम एक एस्ट्रोलॉजर है। एस्ट्रोलॉजर इज अ जुपिटर, तो आप तो खुद ही राहु का काम कर रहे हैं। उन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा है क्या? उन्होंने आपसे पूछा है क्या? चलिए, आपने प्रश्न रखा कि बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, वो बात की बात है। उन्होंने आपसे पूछा कि हमारी डेथ बताओ, आप होते कौन है किसी की डेथ बताने वाले? तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है जी कि अगर आपकी कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई तो वो बंदा तो जीते जी मर जाएगा, जिसको आपने बात बोल दी। सर्टन ट्रांजिट्स होते हैं जिससे आप डेथ बहुत इजीली देख सकते हैं। जब उनका एक कॉम्बिनेशन बनता है तो वो डेथ देखी जाती है। मैंने अपनी लाइफ में ये वाला एक्सपेरिमेंट कई चार्ट्स के ऊपर किया है, बट जो बताया है वो एकमात्र अपने जीवन में सिर्फ अपनी मदर को बताया एक बार, खुद से जाके। जब मेरी जो ग्रैंड मदर थी, मेरी नानी थी, तो वो बस शी वॉज ऑन दी लास्ट टाइम ऑफ हर लाइफ। तब मैंने अपनी मदर को सिर्फ ये बात बोली थी, अप्रैल के समय की बात है, अष्टमी तिथि ये शायद नहीं देखेंगी, तो यू शुड लीव फॉर अमृतसर। वो वहीं को बिलोंग करती है, आप चले जाइए। बोले नहीं अभी तो वो कह रहे हैं स्थिति सामान्य। मैंने कहा आप चले जाइए। सिर्फ उसी कंडीशन में मैंने उनको ये बात बताई थी कि एक उनको इस चीज़ को डाइजेस्ट भी कर लेना चाहिए, एंड शी वॉज एट दैट एज कि अब मैं अगर बता भी दूंगा तो मैं कुछ नहीं करूँ। बट मुझे ऐसा लगता है जी कि पूछने वाले को भी नहीं पूछनी चाहिए, और बताने वाले को जो इतनी ओपनली बता रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं जी, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर आपको एक्सपेरिमेंट भी करना है तो जीवन में बहुत कुछ है, उसमें कीजिए, डेथ पे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभय जी, आपने इतना टाइम निकाला। और मैं अपने व्यूवर्स का भी कहूँगी, क्योंकि देखिए आज आपको बहुत सी नई बातें सीखने को मिली हैं। कई बातें जो आप जानते भी थे वो शायद नए तरीके से आपको आज सीखने को मिली है। तो आप अभय जी से जो कहना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट सेक्शन ओपन है। आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन ओपन है। जो भी आपके विचार हैं वो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और बहुत शुक्रिया आपका अभय जी, आज आपने इतना टाइम निकाला और आप पॉडकास्ट में आए। राधे राधे।